हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, आज की ये मेरी पहली वीडियो है और मैं आप लोगों को एमपी जीके पढ़ाने वाली हूं। एमपी जीके की जो भी टॉपिक्स हैं हम बारी बारी से देखेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे एमपी हिस्ट्री, मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक, तो हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्टिंग में लेने का मेरा यही उद्देश्य है कि जब हम किसी क्षेत्र या व्यक्ति के बारे में कंप्लीट स्टडी कर रहे होते हैं तो उसके अतीत के बारे में जान लेना चाहिए कि वह जगह जो है अपने अतीत में किस प्रकार थी और उसने अपने वर्तमान स्वरूप को पाने में कितना स्ट्रगल किया, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, मध्य प्रदेश का इतिहास बहुत ऊपर हो गया है क्या? थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ मैं इसे। मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए आप 2 मिनट के लिए, इतिहास शब्द पर फोकस करिए। ठीक है, इतिहास जिसे हम इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं, हिस्ट्री। तो जान लीजिए जो हिस्ट्री वर्ड है कहाँ से आया है। तो हिस्ट्री हमारा ग्रीक भाषा का शब्द हिस्टोरिया, ग्रीक भाषा का शब्द हिस्टोरिया से बना है और हिस्टोरिया का शाब्दिक अर्थ होता है अन्वेषण, अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। ठीक है, कई स्टूडेंट यहाँ पर हिंदी मीडियम के होंगे और कई इंग्लिश मीडियम के। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे उन्हें वर्ड जो है अन्वेषण समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उनको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ कि जो अन्वेषण होता है इसका मतलब होता है रिसर्च या खोज। ठीक है, रिसर्च या खोज मतलब जो चीज़ें हमें खोज करने पर प्राप्त होती हैं उसे ही हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश के इतिहास में आते हैं। तो मध्य प्रदेश के इतिहास को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दिखाई दे रहा है आप लोग को? प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, 3 कालखंडों में बांटा गया है इतिहास को। प्रागैतिहासिक काल जिसे हम इंग्लिश में प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। आधे ऐतिहासिक काल जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं और ऐतिहासिक काल जिसे हम एक्चुअल में हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं, हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, अच्छा, हमने इतिहास को यहाँ पर 3 भागों में बांट दिया, लेकिन हम किस कालखंड को प्रागैतिहासिक कालखंड कहेंगे या किस कालखंड को आधे ऐतिहासिक कालखंड कहेंगे या किस कालखंड को ऐतिहासिक कालखंड कहेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रागैतिहासिक कालखंड वह कालखंड जहाँ से हमें किसी भी प्रकार के लिखित या पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, कौन कौन से लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं हमें यहाँ से नहीं मिले हैं। लिखित साक्ष्य कौन से हो गए आपके? लिपि हो गए या किसी तरह का अभिलेख, ग्रंथ, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है जिस कालखंड से, उसे हम प्रागैतिहासिक कालखंड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आधे ऐतिहासिक कालखंड वह कालखंड जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं यानी कि ग्रंथ वगैरह वहाँ से प्राप्त हुई हैं, लेकिन जो है उनकी भाषा को है समझा और पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक, भाषा को पढ़ा और समझा नहीं जा सकता कि किस लिपि का प्रयोग किया गया है वहाँ पे और किस भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है,
यहाँ पे मैं जो शब्द यूज कर रही हूँ लिपि, उसको थोड़ा सा जान लीजिए। लिपि जो है लिखने की पद्धति को कहते हैं लिपि। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया तो उसे आप लाइन ही पढ़ेंगे, ना कि सर्कल, ठीक है। यानी कि जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं और उसे जिस भी चित्र से चिन्हित कर देते हैं उसे ही हम लिपि बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल, वह कालखंड जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, यानी कि ग्रंथ वगैरह लेख अभिलेख मिले हैं और उन्हें पढ़ा और समझा भी गया है, ठीक है। उस कालखंड को हम ऐतिहासिक कालखंड में रखते हैं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक कालखंड को, ठीक। सबसे पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक कालखंड को। तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक कालखंड को भी 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, ठीक है। तो चारों को देख लीजिए। पहले पूरा पाषाण काल, मध्य दिखाई दे रहा है, मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल, चौथा है ताम्र पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल जिसे हम इंग्लिश में पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। मध्य पाषाण काल जिसे हम मीसोलिथिक पीरियड कहते हैं, मीसोलिथिक पीरियड, ठीक है। नवपाषाण काल नियोलिथिक पीरियड कहते हैं इसे। और ताम्रपाषाण काल इसे इंग्लिश में कैल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए हमने यहाँ पे देख लिया इतिहास के 3 भाग, प्रागैतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। उसमें हमने सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को देखा। प्रागैतिहासिक काल में 4 कालखंड हैं उसके, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र से हमें पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, कितने मिले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला साक्ष्य है आपका यहाँ पे 1982 में 1982 में एक आर्कियोलॉजिस्ट आए थे, अरुण सोनकिया, अरुण सोनकिया, ठीक है। इन्होंने मध्य प्रदेश का जो एक ज़िला है सीहोर ज़िला, वहाँ पे हथनौरा नामक स्थान से मानव खोपड़ी का अवशेष प्राप्त किया है, ठीक है। अरुण सोनकिया ने क्या किया है, मध्य प्रदेश का जो ज़िला है एक सीहोर, यहाँ से हथनौरा नामक स्थान पर, हथनौरा नामक स्थान से मानव खोपड़ी का अवशेष प्राप्त किया है, ठीक है। मानव खोपड़ी का अवशेष प्राप्त किया है जो कि लगभग 4 से 5 लाख वर्ष पुराना है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि अपने भारत में मनुष्य के होने का जो पहला साक्ष्य है वो है आपका हथनौरा से प्राप्त हुआ है, ठीक। अब आपको पता है कि आपके सीहोर ज़िले में नर्मदा नदी लगती है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के किनारे पर यह अवशेष प्राप्त होने के कारण इस मनुष्य को जो है नर्मदा मानव का नाम दे दिया गया, ठीक है। क्या नाम दिया गया? नर्मदा मानव। मान लिया गया कि यह जो है नर्मदा मानव की खोपड़ी का अवशेष है, ठीक है। तो नाम दे दिया गया नर्मदा मानव, ठीक। जब इस पर और रिसर्च की गई इस खोपड़ी का तो निष्कर्ष निकला कि यह जो है मानव की जो खोपड़ी का अवशेष है वो होमो इरेक्टस प्रजाति के मानव का अवशेष है। होमो इरेक्टस मानव के प्रजाति का अवशेष है, ठीक है। मानव खोपड़ी का जो अवशेष प्राप्त हुआ है वो कौन सी प्रजाति का है?
होमो इरेक्टस प्रजाति के मनुष्य की खोपड़ी है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने जो मनुष्य की प्रजाति पढ़ी है वो केवल होमो सैपियंस है, यानी हमारी बात कर लीजिए, आपकी बात कर लीजिए, इस देश में रहने वाले या विदेश में भी रहने वाले जो भी मनुष्य है, इस धरती पर जो भी मनुष्य आप देखते हैं वो सारे के सारे एक ही प्रजाति के हैं, होमो सैपियंस प्रजाति के मनुष्य। ठीक है, लेकिन ये हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, आज से लाखों वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तो लाखों वर्ष पहले इस धरती पर मनुष्य की अलग अलग प्रजातियां हुआ करती थी। जैसे अभी आप पशुओं की प्रजातियां देखते हैं, पक्षियों की प्रजातियां देखते हैं, इसी तरह धरती पर मनुष्य की प्रजातियां भी हुआ करती थी, लेकिन वे सब एक साथ ना हो करके अलग अलग टाइम पर रही हैं, अलग अलग वक्त पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रजाति को डिस्क्राइब कर देती हूँ। सबसे पुरानी प्रजाति जो है आपकी होमोनिड्स, इसके बाद एक प्रजाति सुनने को मिलता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद होमो हैबिलिस, फिर जाके आपका होमो इरेक्टस, इसके बाद जो प्रजाति आई उसे होमो सैपियन निएंडरथल कहा गया। दिखाई दे रहा है, हाँ, निएंडरथल कहा गया। और इसके बाद जो हमारे आधुनिक मानव यानी कि हमारी बात कर रहे हैं वो प्रजाति आई होमो सैपियंस। देखिए, तो सबसे पुरानी प्रजाति होमोनिड्स, इसकी खास बात क्या थी, ये जो मनुष्य होते थे चारों हाथों पैरों से चलते थे अपने। ठीक है, आप वन मानुष बोल लीजिए, आदि मानव बोल लीजिए इन्हें, तो वो हुआ करते थे आपके। उसके बाद जब लाखों वर्ष और आगे आते हैं हम, तो यह प्रजाति विकसित होती है, और विकसित होकर के जो प्रजाति आई वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाई। और इसकी खास बात थी, ये सीधा चलने वाला मानव था, यानी अपने दोनों पैरों से चलने वाला मनुष्य था। ठीक है, जब लाखों वर्ष और आगे आते हैं हम, तो यह प्रजाति थोड़ी और विकसित होती है, और जो प्रजाति है होमो हैबिलिस कहलाई। इसकी खास बात क्या थी, इसके पूर्वज दो पैरों से चल रहे थे, तो ये भी दो पैरों से चलेगा, और यह पत्थरों का प्रयोग औजार के रूप में करने लगा था। ठीक है, पत्थरों का प्रयोग औजार के रूप में करने लगा था, होमो हैबिलिस प्रजाति। फिर जब यह प्रजाति और विकसित हुई तो होमो इरेक्टस कहलाई। अब इसकी खास बात क्या थी कि यह दो पैरों से चलता था, पत्थरों का प्रयोग करने लगा था औजार के रूप में, और इसके टाइम पर जो है आपकी आँख की खोज हुई थी। ठीक है, किसके टाइम पे, होमो इरेक्टस प्रजाति के टाइम पे। ठीक है, चलिए, अब जब यह प्रजाति और विकसित हुई, लाखों वर्ष और आगे आते हैं हम, तो जो नई प्रजाति आई वो होमो सैपियन निएंडरथल कहलाई। इसकी खास बात क्या थी, ये जो है हाइट में छोटे हुआ करते थे, और फिर बहुत बुद्धिमान मानव भी कहते हैं इन्हें, बहुत समझदार होते थे अपने पूर्वजों के अपेक्षा। ठीक है, और वर्तमान में जो हम अंतिम संस्कार की प्रक्रिया करते हैं वो इनके टाइम पर की जाती थी। वहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर पता चला है। ठीक, और जब होमो सैपियंस निएंडरथल प्रजाति और विकसित हुई, तब जाके आपका आधुनिक मानव यानी होमो सैपियन प्रजाति बनी। ठीक, तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने देख लिया, एक साक्ष्य हमें मिल गया कहाँ से, सीहोर जिला से, हथनौरा नामक स्थान से मानव खोपड़ी मिला है, नर्मदा मानव का, और होमो इरेक्टस प्रजाति का था वो। ठीक है, उसके बाद एक और साक्ष्य मिला है हमें यहाँ मध्य प्रदेश से, पूरा पाषाण काल का। तो कौन सा है, वही जगह है आपका सीहोर जिला सीहोर, स्थान हथनौरा में ही जगह है धांसी और सूरजगढ़, ये दोनों जगहों से साक्ष्य मिला है। कौन सा साक्ष्य मिला है, हाथी की एक विलुप्त प्रजाति है, हाथी की विलुप्त प्रजाति स्टैगोडॉन, या फिर कहीं पर स्टैगोडन भी मिलता है इसका नाम।
तो ये हाथी की एक विलुप्त प्रजाति है स्टेगोडन। इसके दांतों और जबड़े का अवशेष मिला है, ठीक है, दांत और जबड़े का अवशेष मिला है। कहाँ से? हथनौरा, झांसी और सूरजगढ़ से दांत और जबड़े का अवशेष, ठीक है। स्टेगोडॉन प्रजाति है। आप जब नेट पे सर्च करेंगे तो देखिएगा उसमें चित्र आपको दिख जाएगा। स्टेगोडॉन जो प्रजाति का हाथी होता था वो साइज में बड़ा होता था और उसके दांतों का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता था और काफ़ी आगे तक ऐसे निकला हुआ होता था और ये कभी कभी इतने बड़े भी होते थे कि पेड़ों से भी बड़े दिखाई देते थे, ठीक है ना। तो उसमें सर्च करके देख लीजिएगा स्टेगोडॉन एलिफेंट, ठीक है। स्टेगोडन वर्ड से मुझे एक और फैक्ट याद आ रहा है, तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा जाने रहिए। 1851 से 1951 की शताब्दी रही है इस टाइम पे भारत और नेपाल ये दोनों जगहों पर एक टिकट चलता था, डाक टिकट, ट्रेन टिकट नहीं, यहाँ पे डाक टिकट जो इस टाइम पे आप लोग यूज़ करते हैं वो, ठीक है। तो डाक टिकट था। इस टिकट में स्टेगोडन हाथी का चित्र मिलता है, ठीक है। उस टाइम पे इस चित्र का प्रयोग किया गया था डाक टिकट में। वो 2 आने का टिकट था, 2 आना, ठीक है। अब ये आपका चित्र मिला कहाँ पे? डाक टिकट में, स्टैम्प टिकट में मिला, 2 आने का था। अब आना यहाँ पर अगर समझ नहीं रहे होंगे आप लोग तो थोड़ा सा बता देती हूँ। ये रुपए का ही एक हिस्सा होता है 2 आना, ठीक है। 1 रुपए में कितने आने होते थे? आपने अपने दादी नानी से सुना होगा कि 1 रुपए में 16 आने हुआ करते थे, ठीक है। 16 आना हुआ करता था, दिखाई दे रहा है नीचे, ठीक है। और 1 रुपए में ही आपने पैसा सुना होगा, 50 पैसे, 25 पैसे, तो 1 रुपए में 100 पैसे हुआ करते थे, ठीक। तो कौन सा अधिक हुआ आपका? आना बड़ा हुआ या पैसे? तो आना ज़्यादा बड़ा हुआ क्योंकि 1 रुपये में 16 आने हो रहे हैं और 1 रुपये में यहाँ 100 पैसे हो रहे हैं, तो यहाँ पर आना आपका बड़ा हो गया, ठीक है। ये आप लोग यहाँ समझ लीजिए इतना सा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए, हमने इतिहास में प्रागैतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल देख लिया है। इसे आप लोग लर्न कर लीजिएगा। और हाँ, जो भी स्टूडेंट हमारी वीडियो को देख रहे हैं और जिन्हें ये यूज़फुल लग रही है वो साथ में अपने अपने नोट्स बनाते चलेंगे और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे चैनल को ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।